अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखें, हमारा लेसन है रेमंड विलियम, और टॉपिक था हमारा ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, मॉडर्न ट्रेजेडी। रेमंड विलियम ने एक बुक लिखी है जी, मॉडर्न ट्रेजेडी, ठीक है। और उसके अंदर दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने उर्दू में सारा बता दिया था, अब मैं आपको स्लाइड के थ्रू बता देती हूँ। रेमंड विलियम ने एक्चुअली ये, क्योंकि मॉडर्न राइटर था, इसने जो है, अब यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट राइटर था, थिंकर अबाउट द कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स और कल्चर को बहुत गौर से इसने ऑब्जर्व किया था। एंड फाइनली द सोशलिस्ट एंड एक्टिविटिस्ट, ठीक है। और वो सोशलिस्ट था और एक्टिविटिस्ट था, यानी कि वो चाहता था कि ट्रेजेडी या जो भी चीज़ लिखी जाए वो अकॉर्डिंग टू द सोशली रिफॉर्म करने के लिए लिखी जाए, रोने धोने के लिए ना लिखी जाए कि एट द एंड हीरो मर जाता है और फिर सारी दुनिया रोने लग जाती है, ठीक है। तो वो इस तरह की सफरिंग्स को नहीं, मतलब इसको ये इस तरह की सफरिंग्स अपील नहीं करती थी। अब लेट्स सी कि मॉडर्न ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी जो कि ऑपोजिट लिखी गई एरिस्टोटल के पोएटिक्स के। ग्रीक ट्रेजेडी की ऑपोजिट है, दैट इज द मॉडर्न ट्रेजेडी। अच्छा, इसके अंदर इसने 3 चैप्टर्स हैं हमारी उसके बुक के अंदर, दैट इज द ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, नंबर 2 ट्रेजेडी एंड द कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, और नंबर 3 जो है दैट इज द ब्रेचेट थिएटर, यानी कि रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ये 3 टोटल इसके चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इसकी बियोग्राफी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। अब ये स्लाइड एक्सप्लेन तो मैंने आपको पहले ही कर दिया, तो थोड़ा सा बस मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि रेमंड विलियम अगस्त 31 1921 जनवरी 26 1988 यूनाइटेड किंगडम में ये पैदा हुआ था। विलियम अटेंडेड किंग हेनरी एट ग्रामर स्कूल इन एबरगेवेनी। एट दिस टाइम ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। आफ्टर स्कूलिंग ही ज्वाइंट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वे ही ज्वाइंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड किंगडम लंदन से ताल्लुक रखता था। 1988 का मतलब ये है अगस्त 31 1921 से लेके 1928 20th सेंचुरी राइटर था, ठीक है, जिसमें जिसको हम मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। आपकी सारी अमेरिकन लिटरेचर जो थी, जो आपने पार्ट 1 में पढ़ी, वो क्या थी? मॉडर्निज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म, एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है? एंड ऑफ 19th सेंचुरी पोइट, ठीक है, एंड ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी, नॉट 19th, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द, बल्कि मिड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि विलियम इंटरप्टेड हिज एजुकेशन टू टू सर्व इन वर्ल्ड वॉर टू। उसने अपनी एजुकेशन को इंटरप्ट किया ताकि वो वर्ल्ड वॉर टू में के में सर्व कर सके। इवन इसकी आप राइटिंग्स देखेंगे, जो 6 इसने नॉवल ड्रामास लिखे थे, उसके अंदर सारे वर्ल्ड वॉर टू के बैकग्राउंड में, ठीक है, अनलेस के कोई हिस्टोरिकल प्ले गैलीलियो गैलीलाई जैसा इसने लिखा हो, मोस्टली इसने वर्ल्ड वॉर टू के सिनेरियो में ड्रामास लिखे हैं। ही वॉज अ वेल्श एकेडमिक नॉवलिस्ट, क्रिटिक, फाउंडर ऑफ द मोमेंट, कल्चरल मटेरियलिस्ट। वेल्श एकेडमिक नॉवलिस्ट था, क्रिटिक फाउंडर था। His writing on politics, culture, the mass media and literature are significant contribution. उसकी writings जो थी politics पे, culture पे, mass media और literature, वो significant contribution थी। ओवरव्यू ऑफ बुक देख लेते हैं जनाब। ये आपकी रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी है। मॉडर्न ट्रेजेडी फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1966. It is a study of ideas and ideologies which have influenced the production and analysis of tragedy. In his book, Williams sees tragedy both in terms of literary tradition and in relation to the tragedies of modern society. और इस बुक के अंदर विलियम जो है ट्रेजेडी को कैसे देखता है, लिटरेरी ट्रेडिशंस जो उस वक्त चली आ रही थी, यानी कि पुरानी ट्रेडिशंस, और इन रिलेशन टू द ट्रेजेडीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जिसको हम ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी। कॉन्टेम्पोरेरी क्या होता है? हम असर जो दौर होता है उसके साथ जो लोग लिख रहे थे ट्रेजेडीज, उन्होंने कैसी ट्रेजेडीज लिखी थी। पुराने ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन का मतलब ये है कि पुरानी ट्रेडिशंस कैसी थी, ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज प्रेजेंट की, उसके दौर की ट्रेजेडीज कैसी थी। फिर एट द एंड जाके वो रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी करता है ना। तो हम इसकी किताब के अंदर क्या देखेंगे? हम उसके अंदर लिटरेरी ट्रेडिशंस देखेंगे,
जिसके हम मैंने बताया था आपको नाइशी, शोफेनियोर और हेजल, ये सारे आपको मिलेंगे। इन्होंने क्या थियरीज, ये क्या ट्रेडिशंस चली आ रही थी, एरिस्टोटल ने क्या थियरी लिखी थी, प्लाटो कौन था, वहाँ से लेके और उसके दौरे हाजिर तक हम डिफरेंट ट्रेजिक थियरीज पढ़ेंगे। ठीक है, उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे, किस साइकोलॉजिकल बेस पे उन्होंने ये सारा कुछ लिख दिया। तो इन रिलेशन टू ट्रेजिडीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और फिर क्या है, लिटरेरी ट्रेडिशंस है, और इन रिलेशन ट्रेजिडीज जो कि मॉडर्न सोसाइटी में है। रेवोल्यूशन के बारे में वो लिखेगा, डिसऑर्डर ऑफ रेवोल्यूशन एंड डिसऑर्डर एंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, और एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक, तो अब हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या है, एक सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर क्या होते हैं, रेवोल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे, जो कि आपने ग्रीक ट्रेजेडीज में ये आइडियाज़ नहीं पढ़े होंगे। ये कौन था, ये पॉलिटिकल थिंकर था। अब अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ट्रेजेडी को एलैबोरेट करता है, एवेल्युएट करता है। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्रेजेडी। टू कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स, इट इज़ एन इमीडिएट एक्सपीरियंस। ये रेमंड विलियम की डेफिनेशन है। अभी पहले हमने एरिस्टोटल की पोइटिक्स में ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखी थी, आज ये वाली डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लें, और करना क्या है, लिख के अलमारी पे चिपका दें। ठीक है, ताकि आपको पता हो ये फलाने की डेफिनेशन में लिखने। अभी हमने ये, अब हमारा चौथा क्रिटिक चल रहा है, आखिरी क्रिटिक है। ठीक है, और अभी ये आपने डेफिनेशंस लिखनी है, मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं डिक्शन। ठीक है, पोएटिक डिक्शन, डेफिनेशंस। डिक्शन का मतलब होता है कि हर इंसान, हर जो क्रिटिक होता है वो एक डिक्शन बनाता है, एक लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, उसके ऊपर फिर वो उसकी वो आइडिया या आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, उसके ऊपर फिर वो पूरी किताब लिखता है। अब यहाँ पे वो ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन दे रहा है। ग्रीक ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन थी, वो डिफरेंट थी। ठीक है, हमने पढ़ा कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। फिर उसके अंदर हमने कथारसिस पढ़ा, पिटी एंड फियर पढ़ा, एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंग्वेज पढ़ा, ये सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे वो वाली ट्रेजेडी की डेफिनेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखें ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है। वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स, बहुत से रोड्स, यानी कि देयर आर मैनी वेज के हम ट्रेजेडी फेस करते हैं। इट इज़ एन इमीडिएट एक्सपीरियंस, वो कहता है वो इमिटेशन ऑफ आर्ट नहीं है, ये एक इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है। अ बॉडी ऑफ लिटरेचर, कन्फ्लिक्ट ऑफ द थियरी एंड एकेडमिक प्रॉब्लम। या तो वो बॉडी ऑफ लिटरेचर होता है, वो जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है वही बॉडी ऑफ लिटरेचर बनता है। ठीक है, अब वो आम इंसान की बात कर रहा है, एक पॉलिटिकल वे में इंसान के साथ कैसे मिसहैप हो जाते हैं। ठीक है, एक गैलीलियो गैलीलाई जैसे साइंटिस्ट के साथ कैसे ट्रेजेडी होती है। एक औरत जो कि वॉर में फंसी है, वो अपने बच्चों को बचाती बचाते खुद मर जाती है, उसके साथ कैसे ट्रेजेडी होती है। तो इट मीन्स कि ट्रेजेडी के तो मैनी रोड्स हैं, ये तो पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ द थियरी है, यानी कि थियरी आ रही है कि भाई, जैसे हमने गैलीलियो गैलीलाई में पढ़ा, द क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। सोसाइटी क्या थी उस वक्त, राइन किसका था, चर्च का था। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक साइंटिस्ट उस सोसाइटी के अंदर इंट्रैप होता है, उसकी थियरी और चर्च की थ्योरी आपस में क्लैश कर गई, डाउनफॉल ऑफ इंडिविजुअल हुआ। समझ आई। एक एकेडमिक प्रॉब्लम है, व्हाट इज द एकेडमिक प्रॉब्लम, चर्च के हिसाब से एकेडमिक प्रॉब्लम कुछ और था। चलिए, आपको गैलीलियो गैलीलाई नहीं याद, वो याद है आपको द क्रूसिबल, एकेडमिक प्रॉब्लम था, विचक्राफ्ट था, दूसरी तरफ चर्च का राइम था। जॉन प्रॉक्टर कहता भाई नहीं, कोई यहाँ पे विचक्राफ्ट है नहीं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चर्च कहता है कि भाई अगर इसने ये प्रूफ कर दिया कि विचक्राफ्ट है ही नहीं, तो हमारी ही कौन वाह करेगा, हम पीरों फकीरों के पास कौन आएगा, हमारे पास हमसे ये तबरकात लेने फिर कौन आएगा। तो भाई जॉन प्रॉक्टर को मारो। ठीक है, तो दैट वाज अ गेम ऑफ अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल। दो एकेडमिक्स हो गए ना, गैलीलियो गैलीलाई साइंटिफिक एकेडमिक, एंड व्हाट अबाउट द चर्च, रिलीजियस एकेडमिक, दोनों का आपस में क्लैश हो गया। ठीक, तो अब हम देखें रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है। वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स, नॉट ए सिंगल। हम अब ट्रेजेडी ये नहीं कहेंगे कि दैट इज अ इमिटेशन ऑफ आर्ट, जिसके अंदर फॉल ऑफ हीरो दिखाया जाता है, कथारसिस लीड टू कथारसिस, दैट इज ओनली अ वन फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले के बेस पे हम सारी ट्रेजेडीज को जज नहीं कर सकते। वो कहते हैं बहुत से फार्मूलाज अप्लाई होते हैं,
वो हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस होते हैं, अ बॉडी ऑफ लिटरेचर होता है, कोई बॉडी ऑफ लिटरेचर होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ थियरी हो सकता है, ठीक है, रिलीजियस थियरी वर्सेस द साइंटिफिक थियरी हो सकता है, एकेडमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर वो कहते हैं इट इज़ मोर पर्सनल एंड जनरल, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। गैलीलियो गैलीलाई एक पर्सनल, उसका एक एक्सपीरियंस था जिससे वो गुजरता है, वो मेंटल टॉर्चर से फिजिकल टॉर्चर दोनों से गुजरता है, ठीक है। तो फिर वो कहता है इट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट एंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स which are genuinely tragic and with the long tradition embodies। और वो कहते हैं ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोई इवेंट होता है इंसान की जिंदगी में, उसके अंदर इंट्रैप हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है। गैलीलियो गैलीलाई मजबूर हो गया था कि उसको रिकेंट करना पड़ा, अगर वो रिकेंट नहीं करता तो उसकी साइंटिफिक सारी थियरी का लॉस्ट हो जाना था, वो थियरीज आज हमारे पास नहीं होनी थी, ठीक है। तो वो कहते हैं ये काइंड ऑफ इवेंट है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है जो कि जेन्युइनली ट्रेजिक होता है, जेन्युइनली ट्रेजिक होता है। ये नहीं कि ईडिपस रेक्स ने अपनी आंखें फोड़ ली और जी प्रोफेसी ऐसे आई हुई थी तो ये हुआ था, वो नहीं, वो कहता है वो जेन्युइनली होता है वो, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, ये पॉलिटिकल थिंकर था, रिबिलियंस के बारे में लिखा करता था, तो वो कहते हैं कि ट्रेजिडी ऐसे होती है। तो इट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट होता है, जेन्युइनली ट्रेजिक होता है, विच द लॉन्ग ट्रेडिशन एम्बॉडीज, जो कि पुरानी ट्रेडिशंस जो एम्बॉडी करते हैं, ठीक है, पीछे से जद्दी कुश्ती चली आ रही होती है। क्या अब यहाँ पे क्या लॉन्ग ट्रेडिशन एम्बॉडी क्या करती थी, अगर गैलीलियो गैलीलाई का हम ड्रामा देखें, ठीक है, अभी जरा क्या उस ट्रेजेडी क्या एम्बॉडी करती है वहाँ पे, ट्रेडिशन तो ये चली आ रही थी कि जो बाइबल कहती है वो हक है, ठीक है, अगर और बाइबल के साथ साथ जो एरिस्टोटल की थ्योरी, बाइबल और एरिस्टोटल ने दोनों ने सेम ही यही कहा था ना कि पूरी दुनिया जो है वो अर्थ के गिर्द घूमती है। बाइबल ये कहती है द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स इज द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज द चर्च, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई तो पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो अर्थ है और अर्थ का सेंटर चर्च है, तो पूरी दुनिया जो है वो ताबे है किसके, चर्च के। ये रोमन कैथोलिक चर्च कहता था। लॉन्ग ट्रेडिशन क्या थी, एरिस्टोटलियन थियरी थी, एरिस्टोटल ने भी यही कहा था, ठीक है। तो वो तो एरिस्टोटल को फॉलो करते थे, इसने आके जो है वो कहा ऐसे नहीं, उसने कहा पूरी दुनिया तो सन के गिर्द घूमती है, उसने टेलीस्कोप से इजाद भी कर दिया, उसने बता भी दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हुआ वही जो चर्च ने चाहा, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास पावर थी। तो ट्रेडिशन पीछे से एक चली आ रही थी जिसको कि वो गैलीलियो गैलीलाई का डाउनफॉल होता है उस ट्रेडिशन की वजह से, उसकी ट्रेजेडी होती है उस ट्रेडिशन की वजह से। तो क्या होता है, एक जेन्युइन ट्रेजेडी ये इस तरह का होता है जिसमें काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेस्पॉन्स होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट हुआ, इवेंट में क्या हुआ, साइंटिफिक इन्वेंशन हुई, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स क्या था, चर्च का रेस्पॉन्स, अथॉरिटी का रेस्पॉन्स गैलीलियो की तरफ क्या गया, जो कि जेन्युइनली ट्रेजिक थे। आज के दौर में होते हैं ऐसी कई क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कि लॉन्ग ट्रेडिशन एम्बॉडी, पीछे से ट्रेडिशन क्या चली आ रही थी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब ये तो रेमंड विलियम के हिसाब से क्या ट्रेजेडी है और रेमंड विलियम के हिसाब से क्या ट्रेजेडी नहीं होती। अब जो ग्रीक कॉन्सेप्ट है ना ट्रेजेडी का, जिसमें हम डेथ, सफरिंग और एक्सीडेंट्स देखते हैं, रेमंड विलियम कहता है नहीं, ये आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी भी आप सैडनेस जो है वो दुनिया में नहीं फैलाओ, ठीक है। वो क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है ट्रेजेडी इज नॉट सिंपली डेथ एंड सफरिंग, इट इज सर्टेनली नॉट एक्सीडेंट। ना तो ये कोई सिंपल डेथ होती है, ना कोई सफरिंग होती है, और ना ही इट इज सर्टेनली नॉट एक्सीडेंट, ना ही ये कोई सर्टेनली एक्सीडेंट होता है। ट्रेजेडी इज नॉट डेथ्स ऑफ किंग, ना ही ये डेथ ऑफ किंग्स है, नॉर इट इज सिंपली अ रिस्पॉन्स टू डेथ एंड सफरिंग, ना ही ये कोई रिस्पॉन्स है कि हम पीटी एंड फियर की कैफियत से गुजरेंगे और हमारा रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा कि हम सारे बैठे रो रहे होंगे सर पकड़ के कि दानिश मर गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, ना ही ये कोई रिस्पॉन्स है टू द डेथ एंड सफरिंग, ना ही ये डेथ ऑफ किंग्स है, ना ही ये सिंपली डेथ या सफरिंग है, ना इसकी सर्टेनिटी, एंड इट इज सर्टेनली नॉट एक्सीडेंट, और ये सर्टेनली नॉट एक्सीडेंट है, ठीक। फिर वो
बताता है, ये तो उसकी डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी होगी बेटा। ये पॉइंट्स आज आपने लिखने हैं, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप देख लेंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट समझ आ जाएगा। फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर आपने रोना नहीं है मैम हमें समझ नहीं आ रही। ये जो पॉइंट्स हैं इनको जहन में रखें जो आज बता रही हूँ, ये फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। और फिर आपने एंड में जाके फिर मुझे ये भी नहीं कहना मैम हमें समझ नहीं आ रही। द वेरी फर्स्ट लेसन एज योर मेन लेसन, जिसके अंदर मैं सारी थ्योरी बता देती हूँ। आगे जाके तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाने हैं और तो मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और आखिरी जो आपका लेसन होगा जो मैं पास्ट पेपर्स डिस्कस करूंगी, उसको भी गौर से सुनिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेडिशन टू ट्रेजेडी देखें। अबाउट ट्रेडिशन विलियम एक्सप्लेन इट इज अ क्वेश्चन। अब ट्रेडिशन और ट्रेजेडी का आपस में रिलेशन क्या होता है, और ट्रेडिशन में विलियम क्या एक्सप्लेन करता है। पहले अभी हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा कि व्हाट इज ट्रेजेडी एंड व्हाट इज नॉट ट्रेजेडी। नाउ लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रेडिशन टू ट्रेजेडी ये क्या बताता है, क्या रिलेशनशिप होता है इन दोनों का। लेट्स सी। इट इज अ क्वेश्चन रादर ऑफ रियलाइजिंग दैट अ ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। ठीक है, वो कहता है ट्रेडिशन के बारे में कि ये क्वेश्चन है रादर ऑफ रियलाइजेशन कि ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हमने टी.एस. इलियट की डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रेडिशन की। उसने क्या कहा था, उसने ये कहा कि जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो जज होता है पास्टनेस ऑफ पास्ट इन द रिलेशन ऑफ पास्टनेस ऑफ पास्ट एज वेल एज इन रिलेशन टू द प्रेजेंट। वो कहता है कि एक इंडिविजुअल को पुरानी ट्रेडिशन और आज की ट्रेडिशन के साथ इंटरलिंक्ड रहना चाहिए, राइट। यही हुआ था। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रेमंड विलियम की थ्योरी क्या कहती है, वो कहता है कि इट इज़ अ क्वेश्चन क्या होती है ट्रेडिशन। टी.एस. इलियट में भी हमने एक ट्रेडिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। लेट्स सी रेमंड विलियम ट्रेडिशन के बारे में क्या कहता है। अभी पीछे हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम ट्रेडिशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये रियलाइजिंग है एक ट्रेडिशन जो कि पास तो नहीं होती लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ पास जरूर होती है। अ सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ एंसेस्टर्स, एक सिलेक्शन और एवेल्युएशन होती है एंसेस्टर्स की जो पुराने लोगों ने कर दिया होता है, रादर देन अ न्यूट्रल रिकॉर्ड, रादर देन एक न्यूट्रल रिकॉर्ड होता है। एंड प्रेजेंट सर्व्स एज लिंक बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, और जो प्रेजेंट होता है वो एक लिंक बयान करता है बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। सेम वही जो टी.एस. इलियट ने बात की थी। टी.एस. इलियट भी यही कहता है खाली इमिटेशन ऑफ पास्ट नहीं होता बल्कि एक लिंक होता है पास्ट के साथ, इंटरप्रिटेशन होती है पास्ट की, एक सिलेक्शन और एवेल्युएशन होती है एंसेस्टर्स की, ठीक है। जैसे हम ग्रीक के साथ जो है, जब भी हम आइडियल ट्रेजेडी हीरो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सी एक आइडियल ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज द ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है। और ये क्या होता है, एवेल्युएशन ऑफ एंसेस्टर्स होता है रादर देन अ न्यूट्रल रिकॉर्ड, ना कोई न्यूट्रल रिकॉर्ड नहीं होता बल्कि एक एवेल्युएशन ऑफ एंसेस्टर्स होता है। और प्रेजेंट जो होता है वो सर्व करता है एक लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल और मॉडर्न के दरमियान, ठीक है। पुराने और नए के दरमियान एक लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द यूनिक ग्रीक कल्चर चेंज, कि अगर यूनिक ग्रीक कल्चर जब चेंज होता है, द कोरस वाज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म। तो जो कोरस होता है वो क्या होता है, क्रूशियल एलिमेंट होता है ड्रामेटिक फॉर्म का, वाज डिस्कार्ड, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी वाज लॉस्ट, और जो यूनिक मीनिंग होता है ट्रेजेडी का वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ग्रीक कल्चर जैसे ही चेंज हुआ तो फिर क्या हुआ, कोरस जो होता है वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आज की आप ट्रेजेडीज में देखें कोरस नहीं है, यानी कि पुरानी ट्रेजेडीज में कोरस है। आपने इडिपस रेक्स में कोरस पढ़ा, ठीक है, आपने फॉस्टस के स्टार्ट में भी कोरस पढ़ा था, लेकिन आज अब कोरस नहीं होता, ठीक है। कोरस को डिस्कार्ड कर दिया गया और यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी जो है फिर वो लॉस्ट हो गया। जब कोरस ही नहीं रहा तो यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी के भाई उसके अंदर कोरस भी होना चाहिए, वो लॉस्ट हो गया, ठीक। With tragedy in different eras, people think that medieval period produced no tragedy, but Monk's Tale is an example of it. अब लोगों का ये कहना था कि शायद मिडीवल पीरियड, अब ये सारे पीरियड्स जो है ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में, कि किस किस ट्रेडिशन में कैसी कैसी ट्रेजेडी लिखी गई, किस किस एरा के अंदर, किस पीरियड के अंदर कैसी ट्रेजेडी लिखी गई। तो पीपल थिंक दैट मिडीवल पीरियड प्रोड्यूस नो ट्रेजेडी बट मॉन्क टेल इज एन एग्जांपल ऑफ इट। ये सारे पॉइंट्स अभी आएंगे आपके इस लेसन में,
ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आउटलाइन पॉइंट्स हैं बेटा, आज आपने अपने नोट्स में इसको लिखना है। लेटर ट्रेजेडी बिकेम मोर सेक्युलराइज्ड इन रेनेसेंस एंड न्यू क्लासिकल एज। बाद में जो ट्रेजेडी है वो ज़्यादा सेक्युलराइज्ड हो गई रेनेसेंस में और न्यू क्लासिकल। व्हाट इज सेक्युलर? देखिए पहले लिखी जाती थी रिलीजियस ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी इज द रिलीजियस ट्रेजेडी, ठीक है, गॉड्स गॉडेसेस कॉन्सेप्ट, सही। क्वेश्चन आ जाता होता है सेक्युलर ट्रेजेडी के बारे में, रेमंड विलियम ने क्या कहा, स्टूडेंट परेशान, सेक्युलर ट्रेजेडी क्या होती है? नॉन रिलीजियस ट्रेजेडी को सेक्युलर ट्रेजेडी कहते हैं भाई। देखिए कोरस जो है ना, जो ग्रीक ड्रामाज हम पढ़ते हैं, कोरस हो गया, गॉड्स गॉडेसेस हो गए, ये जो गॉड ऑफ डायनासिस था ना, होता ये था, ग्रीक ट्रेजेडीज किस बेस पे लिखी गई? रिलीजियन बेस पे लिखी गई, रिलीजियस बेस पे। वो लोग डांस करते थे, मेले लगाते थे, डांस करते थे, गॉड एंड गॉडेसेस को पूछते थे, बलि देते थे, सारा कुछ। तो उन्होंने अपने रिलीजियस फेथ के ऊपर एक ट्रेजेडी, और भाई ये जो डिफरेंट ट्रेजेडीज होती थी, ये स्टेजेस पे परफॉर्म होती थी उन मेलों में, ठीक है। तो ये उनकी इबादत का हिस्सा था कि उन्होंने ट्रेजेडीज वहाँ पे परफॉर्म करनी है, उन्होंने गॉड एंड गॉडेसेस कॉन्सेप्ट बताने, उन्होंने इंसान को बताना, देखो अगर गॉड को तुम नहीं डिफाई, अगर तुम डिफाई कर दोगे तो तुम्हारा तो डाउनफॉल हो जाएगा। रिलीजियस ट्रेजेडी थी। उसके बाद जो है लेटर ग्रीक के बाद जब गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, फिर क्या हुआ? ग्रीक ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट। फिर हमने फर्दर आगे क्या पढ़ा? हमने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ी, हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ी। मार्लोवियन ट्रेजेडी इज द सेक्युलर ट्रेजेडी, ठीक है। उसमें एक आम इंसान की बात बताई गई और उसमें बताया गया कि इंसान जो रेनेसेंस मैन जो है, उसके अंदर तो भाई लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ऑनर, लस्ट फॉर वेल्थ, वो चाहता है मैं बहुत आगे चला जाऊँ। जो आज हम डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, ये क्या है? लस्ट फॉर नॉलेज है ना, दैट इज नॉलेज फॉर द सेक ऑफ जस्ट नॉलेज, दैट इज नॉट द नॉलेज फॉर सेक ऑफ विजडम। हम विजडम के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बेसिकली नंबर लेने के लिए कर रहे होते हैं, हम अपने आप को सेल्फ असेस नहीं करते। तो रेनेसेंस के अंदर, डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर उसने क्या दिखाया है कि एक आम इंसान था, एक डॉक्टर था जो पीएचडी तक करता है, पीएचडी करता है इन थियोलॉजी, यानी कि रिलीजन में भी इतना आगे निकल जाता है, एट द एंड जाता किधर है? ठीक है, आप एसी वाली गाड़ी में बैठे हो, लेकिन आप शीशे ही खुले छोड़ दो, फिर क्या होगा? गाड़ी ठंडी होगी कि गर्म होगी? तो हम 5 वक्त की नमाजें पढ़े हैं, माथे पे मेहराब भी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी भी है, हरकतें फिर वही हैं, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? ठीक है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर हमने क्या देखा? एंड में उसका नुकसान होता है, रिलीजन पढ़ के भी वो उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कर रहा होता है, नहीं मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सेटिस्फाई नहीं होते हम, ठीक है। तो ये सेक्युलराइज्ड वर्ल्डली हमने इसके अंदर ट्रेजेडीज पढ़ी। और नियो क्लासिकल एज के अंदर क्या था? नियो क्लासिकल एज में हमारी जोनाथन स्विफ्ट और पॉप, दैट इज रिलेटेड टू द नियो क्लासिकल एज, जिसके अंदर हमने क्या देखा? बलिंडा को देखा, ठीक है, जो कि एक वर्ल्डली खातून थी, और उसके अंदर हमने देखा एक पॉलिटिकल सिनेरियो में लिखा गया कि लोग जो है अपीयरेंसेस में पड़े हुए हैं, डिसेप्शन में पड़े हुए हैं, और एक अजीब ही दुनिया में, यानी कि वो ऐसी दुनिया जो अल्लाह से बड़ी दूर है। किसी को अपने कपड़ों की पड़ी हुई है, किसी को अपने नेकलेस की पड़ी हुई है, किसी को अपने बालों की लटों की पड़ी हुई है। तो रेनेसेंस में लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, एंड व्हाट इज द न्यू क्लासिकल एज? न्यू क्लासिकल एज के अंदर पॉप ने क्या दिखाया था? पॉलिटिकल सिनेरियोज, बैकग्राउंड, और सेम इज द केस द डिसेप्शन, द अपीयरेंसेस, नॉलेज को किस बेस पे यूज किया जा रहा है, सेम इज द केस विद द जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स। उसने पॉलिटिकल सिनेरियो के बैकग्राउंड में लिखा, उसने लिखा कि हर कोई नॉलेज तो हासिल कर रहा है, लेकिन मटीरियल परस्यूट्स में पड़ा हुआ है, ऐसी जगहों पे पड़े हुए हैं, साइंसदान भी ये काम कर रहे हैं कि जिसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम इम्प्रैक्टिकल वेज में पढ़े हुए हैं, वो जो हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं उससे हमारी ज़िंदगी नहीं बनने लगी, क्योंकि दैट इज़ जस्ट अ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। हमने दुनिया को बताना है, हमने इतनी इन्वेंशंस कर ली, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और दुनिया फिर वेपन्स में पड़ गई, वॉर्स में पड़ गई, और इस तरह की चीज़ों में पड़ गई, ठीक है। तो उन मशीनों का इंसान को कितना नुकसान हुआ, इस नॉलेज का इंसान को कितना नुकसान हुआ, इन डिग्रियों का दुनिया को। एक्चुअली न्यू क्लासिकल एज में ये बताया गया कि दुनिया को पीछे लेके जाने वाले कोई आम लोग नहीं थे, वो पढ़े लिखी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी,
पढ़े लिखी इम्पेरियलिस्टिक नेशंस थी जिन्होंने दुनिया को वॉर्स में डाल दिया। पढ़ी लिखी एरिस्टोक्रेटिक बेलिंडा ने चीखें निकाल दी और उसकी इतनी चीखें ऊंची थी कि आसमान, अभी भी आप देख लें ज़रा, कभी खोल के देखिएगा फेसबुक पे लिखा होता है एमफिल पीएचडी फलाना टीचर प्रोफेसर साथ लिखा होता है। और कभी आप उनके वो देखिएगा पब्लिकली जिस तरह के मैसेजेस और वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, तो बेटा उन डिग्रियों की छाप से पता नहीं चलता कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और फिर कर क्या रहे होते हैं ये लड़कियों के साथ, फीमेल स्टूडेंट्स को यूज किया जा रहा होता है, ठीक है, उनके साथ फ्लर्ट किया जा रहा होता है। क्या फायदा हुआ है एमफिल पीएचडी की डिग्री का और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी का और माथे पे मेहराबों का, ठीक है। तो बेटा किसी की डिग्री से लेबल नहीं लग जाता कि ये इंसान बड़ा नेक है और बड़ा नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इंसान किरदारों से जाने जाते हैं, डिग्रियों से नहीं जाने जाते। एक्चुअली ये न्यू क्लासिकल एज और रेनेसेंस में आपको ये चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद जो मूविंग फोर्स है ट्रेजेडी वाज नाउ रिसेंट टाइम्स क्वाइट क्लियरली अ मैटर ऑफ बिहेवियर रादर देन आइदर अ फिजिकल कंडीशन और मेटाफिजिकल फॉल्ट। और मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी जो है वाज नाउ रिसेंट टाइम क्वाइट क्लियरली अ मैटर ऑफ बिहेवियर, ये क्वाइट क्लियर है मैटर ऑफ बिहेवियर रादर देन आइदर अ फिजिकल कंडीशन और मेटाफिजिकल फॉल्ट, या तो वो आइदर मेटाफिजिकल कंडीशन है या मेटाफिजिकल फॉल्ट है, ठीक है। अब वही बात वही होगी ना, ये मैटर ऑफ डिग्री नहीं है भाई, अब मैटर ऑफ बिहेवियर है। अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ क्या कर दिया? क्या उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास ऊंची डिग्रीज ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को किल कर रहे हैं? अब ये मैटर ऑफ डिग्री है या मैटर ऑफ बिहेवियर है? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक। तो अब ये हम जो आम बच्चा होता है ना, आम इंसान होता है, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं वो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, ठीक है। ये कहते हैं हम ब्लैक्स हैं, वो वाइट्स हैं, क्योंकि वो बहुत आगे चली गई है, वहाँ पे जी औरत को बड़ी आज़ादी है, फलाना है ढमकाना है, ये वो, उनके पास ही बड़ी दौलत है। हम दौलत की बेस पे और डिग्रीज की बेस पे लोगों को जज कर रहे होते हैं। बेटा डिग्रीज और दौलत की बेस पे लोग जज नहीं होते, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ बिहेवियर, ठीक है। रादर देन आइदर अ मेटाफिजिकल कंडीशन, या तो उनकी ऊंची इमारतें हों या फिर उनकी मेटाफिजिकल फॉल्ट हो। समझ आ रही बात? समझ आई ना? रेनेसेंस न्यू क्लासिकल एज में उसने क्या चीज़ शो की। तो बेटा कभी भी किसी इंसान को ना उसकी डिग्री की बेस पे, उसकी माथे की मेहराब से, उसकी दाढ़ी से या उसके अबाए से कभी भी जज ना करें। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ बिहेवियर, जस्ट इंसान किरदारों से जाने जाते हैं, डिग्रियों से, जॉब से, पैसे से, आलीशान घर से कभी भी नहीं जाने जाते, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स में एक खुला मैसेज था, अगर हमें अंदाज़ा हो जाए, वो भी डिग्रियां ही हासिल कर रहा था, एंड में कहते हैं चलो ब्लैक मैजिक ही हासिल कर लेते हैं। तो इधर भी यही हालात है, लोग पीएचडी एमफिल करके स्टूडेंट्स के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। 2 फ्री लेक्चर देंगे और उसके बाद कहेंगे चलो भाई फलाने टीचर के खिलाफ ऐसे कर दो। क्या फ़ायदा हुआ उसमें आपको, जो है माथे पे इतनी दाढ़ी का। गॉड होल्ड एफ्रेम लेसिंग्स एंड द ट्रेडिशन। अब लेसिंग की ट्रेडिशन जो है उसको देखिए, लेसिंग 1729 टू 1781 वाज जर्मन क्रिटिक एंड ड्रामेटिक पोएट, ठीक है। अब हम बात ट्रेडिशन की कर रहे हैं। लेसिंग कंट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी, अ थ्योरेटिकल रिजेक्शन ऑफ नियो क्लासिकिज्म। नियो क्लासिकिज्म बेटा अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई है, अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। अ डिफेंस ऑफ शेक्सपियर, उसने शेक्सपियर को डिफेंस किया था। कैसी ट्रेजेडी लिखी थी भाई शेक्सपियर ने? एनी वन क्लास? मैंने अभी बताया था लास्ट लेक्चर में, कैसी ट्रेजेडी लिखी थी भाई शेक्सपियर ने? जो मेन उसका कैरेक्टर था उथैलो फॉर इंस्टेंस, अगर उसकी हम देखें तो उसने उसको जो है वो उसका मेन कैरेक्टर वही था जिसको उसने फोकस किया हुआ था। उस ट्रेजेडी का एक नाम था, शेक्सपियर ने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी थी, रिवेंज ट्रेजेडी एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने थ्योरेटिकली रिजेक्शन किया न्यू क्लासिकिज्म को, ठीक है। लेसिंग ने, नॉट रेमंड विलियम की बात नहीं हो रही, लेसिंग ने एक्चुअली थियोरेटिकल रिजेक्शन की थी न्यू क्लासिकिज्म की। न्यू क्लासिक मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी थी? पॉप और जॉनथन स्विफ्ट की, ठीक है। उसके बाद उसने डिफेंस किया किसका? शेक्सपियर का,
ठीक है, और एक एडवोकेसी की राइटिंग ऑफ बॉर्जियस ट्रेजेडी। बॉर्जियस ट्रेजेडी कहते हैं मिडिल क्लास ट्रेजेडी को। ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, सारे मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर लेसिंग व्यू क्या है, और रेमंड विलियम ने फिर लेसिंग व्यू के बारे में, लेसिंग अब किसको जो है वो शो कर रहा है, वो ट्रेडिशन को शो कर रहा है। रेमंड विलियम का व्यू न्यू व्यू पॉइंट है मॉडर्निज्म के हिसाब से, मॉडर्न ट्रेजेडी रेमंड विलियम बताएगा। लेसिंग ट्रेडिशन एंड रेमंड जो है वो मॉडर्न व्यू पॉइंट। ठीक है, अब लेट्स सी लेसिंग के जवाब में रेमंड क्या कहता है। लेसिंग ने कहा he said the new classicism was a false classicism and real inherit of Greeks was Shakespeare। उसने कहा नहीं भाई, ये जो न्यू क्लासिकिज्म थी ना, ये तो फॉल्स क्लासिकिज्म थी, और रियल इनहेरिटेंस जो थी वो ग्रीक्स की थी, और ग्रीक्स की वो शेक्सपियर की थी। एंड द रियल इनहेरिट ऑफ शेक्सपियर वाज द न्यू ट्रेडिशनल बॉर्जियस मिडिल क्लास ट्रेजेडी। और वो कहता है कि ये जो इनहेरिटेंस थी ना शेक्सपियर की, वो जो न्यू आजकल जो नेशनल बॉर्जियस मिडिल क्लास ट्रेजेडी है ना, वो है मिडिल क्लास ट्रेजेडी। जैसे हमने मिडिल क्लास ट्रेजेडी में देखिए, मिडिल क्लास हमने कौन कौन से पढ़े थे। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट मिडिल क्लास नहीं, बल्कि हमने वो प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा था नॉवल। ठीक है, मिडिल क्लास ट्रेजेडी उसमें शो की गई थी, उसका दिखाया गया कि वो बेसिकली उनका बेसिक मकसद ही मैरिज और ये है सारा कुछ। बहरहाल उसने तो एंड पे उसका हैप्पी एंडिंग की थी। लेकिन मिडिल क्लास ट्रेजेडी इसके अलावा कौन कौन सी थी, ये जो एग्डन हीथ वाले हमने हार्डी के नॉवेल्स पढ़े थे। ठीक है, मिडिल क्लास के ऊपर बना हुआ था। ठीक है, या लोअर मिडिल क्लास पे बना हुआ था। इसी तरीके से आपका रिटर्न ऑफ द नेटिव मिडिल क्लास थी, सही। तो उसके साथ मिडिल क्लास के साथ क्या होता है, तो वो कहता है कि रियल इनहेरिट ऑफ शेक्सपियर जो है वो न्यू नेशनल बॉर्जियस मिडिल क्लास ट्रेजेडी है। रेमंड का अब इसके उसने लेसिंग के बारे में क्या करेक्शन की और क्या रिजेक्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, लेट्स सी। He does not agree with Lessing. He holds that Shakespeare was not the real inheritor of Greeks. Rather, he was a major instance of new kind of tragedy. उसने कहा नहीं, ये तो कोई इनहेरिटेंस नहीं थी भाई इसमें ग्रीक्स की, ना तो इसने उसमें कोरस ऐड किया हुआ था, ना कुछ और था, बल्कि इसने तो अपनी बेस पे एक रिवेंज ट्रेजेडी लिखी थी। उसने डोमेस्टिक ट्रेजेडी लिखी थी। शेक्सपियर की अपनी मतलब एक इंडिविजुअलिटी है, दैट इज नॉट जस्ट लाइक द ग्रीक्स। ग्रीक्स के ऊपर नहीं उसने लिखा था, ग्रीक्स को नहीं फॉलो किया था। डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड एलिजाबेथन ड्रामा। अभी हम सेक्युलर ट्रेजेडी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ग्रीक ड्रामा क्या था। द ओनली फुली रिलीजियस ट्रेजेडी वी हैव इज ग्रीक। जो फुली रिलीजियस ट्रेजेडी है जो हमने पढ़ी है वो ग्रीक्स है। सफरिंग एज वेल एज हैप्पीनेस एज अ विल ऑफ फेट। ठीक है, जिसके अंदर हम सफरिंग भी और हैप्पीनेस और विल ऑफ फेट देखते हैं। जबकि एलिजाबेथन ड्रामा जो था वो टोटली ऑपोजिट थे, वॉज टोटली सेक्युलर, बट देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इवल एंड पोएटिक जस्टिस। डॉक्टर फॉस्टर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड इवल एंड पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस क्या होता है, एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसी राइटिंग जिसके अंदर जो है राइट एंड रॉन्ग दोनों को दिखाया जाता है। और सफरिंग क्या है, वो एक कॉन्सिक्वेंस, सफरिंग एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरर एंड हैप्पीनेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्च्यू। और सफरिंग क्या है, वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरर है, और हैप्पीनेस क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्च्यू है। ये पोएटिक जस्टिस की डेफिनेशन है। एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर यही दिखाया गया। जो हम मार्डोवियन ट्रेजेडी हमने पढ़ी है वही एलिजाबेथन ड्रामा है। ठीक है, वो एलिजाबेथन एरा था जिसमें मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा था। जॉर्ज बेनहम फ्रेडरिच हैजल, इन शॉर्ट हम इसको हैजल भी कहते हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, स्कॉफेनियोर पढ़ा, सॉरी स्कॉफेनियर नहीं, लेसिंग पढ़ा। ठीक है, लेसिंग के बाद हमने सेक्युलर ट्रेजेडी को पढ़ा। सेक्युलर ट्रेजेडी के बाद हम हैजल को पढ़ रहे हैं। हैजल वाज अ फेमस जर्मन फिलोसोफर। ठीक है, हैजल कंट्रीब्यूट्स टू द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी। He described the moral scheme of poetic justice as triumph victory of ordinary morality. उसने इस स्कीम ऑफ मोरल पोएटिक जस्टिस को क्या कहा, वो कहता है ये विक्ट्री है एक आम मोरालिटी की। what is important for Hegel is not the suffering, mere suffering, but it causes। ठीक है, अब इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्या था कि वो खाली सफरिंग को नहीं जो है वो मेयर सफरिंग के तौर पे, बल्कि वो कहता है इसके जो कॉजेज, सफरिंग के कॉजेज हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेयर एंड पीटी एंड फियर आर नॉट ट्रेजिक। वो कहता है मेयर, ये जो ग्रीक ट्रेजेडी में हम पढ़ते हैं ना, पीटी एंड फियर, ये ट्रेजिक नहीं होते, बल्कि कॉजेज जो होती हैं वो ट्रेजिक होती हैं।
जेन्युइन ट्रेजेडी देयर मस्ट बी इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, और जेन्युइन ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। सही, आगे चलते हैं। इतना काफी है क्लास।